हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी आखिरी क्लास होगी जिसके अंदर हम मेंस के क्वेश्चंस को, यानी मैं कहूंगी कि पीजीटी सब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने मुझे कुछ डाउट्स बताए थे जब मैंने गूगल मीट आप लोगों से की थी, जिसके अंदर पॉलिटिकल कल्चर का एक सवाल था। आप बोले कि पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बता दीजिए मैडम। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है, उसके टाइप्स क्या है और कैसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन पॉलिटिकल कल्चर एंड इट्स टाइप, राजनीतिक संस्कृति क्या है और उसके प्रकार कौन से हैं, या किस तरीके से राजनीतिक या शासन प्रणाली के अंदर राजनीतिक संस्कृति एक अहम रोल निभाती है। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, पीडीएफ डाल दूंगी मैं ऐप पे, ठीक है। तो हिंदी में देखते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी के हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए राजनीतिक संस्कृति होती क्या है, पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है। पॉलिटिकल कल्चर होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो नागरिक हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या विचार है। अब जैसे मोदी सरकार चल रही है, ठीक है, एनडीए 2.0 चल रहा है, यानी एनडीए का दूसरा शासनकाल चल रहा है। तो नागरिकों का उनके बारे में क्या विचार है, ठीक है, नागरिकों का उनके बारे में क्या विचार है, कैसे सोचते हैं हम उनकी बनाई गई पॉलिसीज के बारे में, कौन कौन से मानक डिसाइड होते हैं, कौन से पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं, कैसा दृष्टिकोण होता है सारे लोगों का, इन सब चीजों को समझना ही पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है। तो पहले हम उसकी परिभाषा दे देंगे कि राजनीतिक संस्कृति अपनी सक्रिय राजनीतिक व्यवस्था के तहत, जो भी हमारी एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर ही आबादी के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार एक साझा दृष्टिकोण को मापते हैं कि हर इंसान क्या सोच रहा है पॉलिटी के बारे में, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति के बारे में अपने नागरिकों के विचारों को मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक, तो पहले तो आप क्या कर दोगे, आप, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। जो लिखा हुआ है वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। अब देखो हमने क्या किया, पहले राजनीतिक संस्कृति की एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी और फिर किसी भी एक थिंकर का नाम लिख देना, जैसे मैंने सिडनी वर्ब्स का लिख दिया है कि सिडनी वर्ब्स क्या कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति क्या है। ये मूल्यों, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और अनुभव, यानी कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है उनकी प्रणाली क्या है, कैसे कोई व्यक्ति और ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे कोई व्यक्ति वैल्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी हमारी राजनीतिक गतिविधियां, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है उसके बारे में। तो सिडनी वर्ब्स के अनुसार क्या था, आप किसी और थिंकर का भी नाम लगा के यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसके तीन चरण होते हैं, तीन फेजेस होते हैं, राजनीतिक संस्कृति के तीन चरण होते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल बेसिस पे यानी व्यवहारिक आधार पे राजनीतिक संस्कृति के विकास को देखते होगे, किस तरीके से कोई पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा है, उसको हम सेक्युलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्युलराइजेशन यानी धर्म निरपेक्षीकरण। जब हम किसी पॉलिटिकल कल्चर को, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं, उसको सेक्युलराइजेशन कहते हैं। इसको उस धर्म निरपेक्षता से मत जोड़ना, यह है धर्म निरपेक्षीकरण, ठीक है। ये वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर राजनीतिक गतिविधियों का प्रभारी व्यक्ति, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने रैशनैलिटी को, अपनी सोचने की तरीके को, तर्क संगत को, जो भी वो लॉजिकल रीजन दे रहा है उनका विश्लेषण करता है कि मैंने ये चीज बोली है तो क्यों बोली, ठीक है। इसके विकास के दो बुनियादी तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है वही सेक्युलराइजेशन, और दूसरा होता है भूमिकाओं का विभेदीकरण, ठीक है, जिसके अंदर आप अलग अलग चीजों के रोल क्या प्ले किए जा रहे हैं किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर, किन किन चीजों का, जैसे नेता का इंपॉर्टेंट रोल होता है, विचारधाराओं का इंपॉर्टेंट रोल होता है, नागरिकों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो किस किस की भूमिका आप देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है और किस तरीके से आप उसको स्टडी कर रहे हो, जिसको धर्म निरपेक्षीकरण कहा जा रहा है, ठीक। उसके बाद ये मैंने बता दिया, तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। नागरिक धारणा कि जो देश के अंदर नागरिक है वो सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और उनकी राय क्या, उनकी ओपिनियन क्या, ठीक। उसके बाद हम इसके टाइप्स बता देंगे, इसके कंपोनेंट बता देंगे हम लोग। कंपोनेंट वो है, मतलब सबसे पहले संज्ञानात्मक अभिविन्यास, ठीक है। इसको हिंदी में की जगह इंग्लिश में देखोगे तो ये आपको और ज्यादा अच्छा दिखेगा। सबसे पहले क्या कह रहा है ये कंपोनेंट में, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन यानी कि संज्ञानात्मक अभिविन्यास। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल, यानी मतलब कि क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है, किसी भी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर तीन तत्व होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसमें नागरिक अपनी नॉलेज और अपने बिलीफ का यूज करते हैं। मेरे अंदर जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैं सरकार को जज करूंगी, जज करने के बाद मैं कुछ प्रतिक्रिया दूंगी,
यानी कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, मेरी भावनाओं पे क्या प्रभाव पड़ा। मैं एक लड़की हूं, जैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना आई तो मेरी फीलिंग्स क्या है देश के प्रति, सरकार के प्रति, ठीक है। फिर मैं इवेल्युएट कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं मेरी ओपिनियन बता रही हूँ कि ये स्कीम ना ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। तो ये 3 लेवल पे विकास होता है राजनीतिक कल्चर का, ठीक है। कितने तरीके की ये होती है? सबसे पहले पैरोकियल, इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पैरोकियल का मतलब क्या होता है? पैरोकियल का मतलब क्या होता है? पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। ये वो लोग होते हैं जिनको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ पता ही नहीं, किसकी सरकार आएगी नहीं आएगी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है, कामकाज की कोई जानकारी इनको नहीं होती। यानी इनके पास राजनीतिक प्रणालियों के बारे में कोई निर्णय, कोई राय नहीं होती। उनको कहते हैं पैरोकियल या संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, ठीक है। उसके बाद विषय, जिसको हर एक चीज के बारे में बहुत ज्ञान है, राजनीतिक संस्कृति के बारे में। दूसरा कल्चर का टाइप होता है विषय राजनीतिक संस्कृति, यानी जिसको हर नीतियों के बारे में, राय का, निर्णय का पता हो कि क्यों ये राय ली है, क्यों ये राय नहीं ली है। फिर प्रतिभागी, जो खुद पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, बहुत सक्रिय भूमिका ये निभाते हैं। तो तीसरा प्रकार कल्चर का ये होता है। और चौथा होता है अथॉरिटेटिव, यानी सत्तावादी। जो जितनी भी नीतियां, जितने भी निर्णय चल रहे हैं, वो अगर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे हैं, ऐसी सरकार के द्वारा जो अपनी अपनी चलाए, तो उसको राजनीतिक संस्कृति, सत्तावादी राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बताया? इसके कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए 3 तरीके के। सबसे पहले हमारी नॉलेज और हमारा ज्ञान क्या बताएगा किसी भी पॉलिसी के बारे में, फिर हमारी फीलिंग्स उससे कैसे इंपैक्ट हो रही है, और तीसरा हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने अपनी सोच को क्या बताया, ठीक। फिर मैंने इसके 4 प्रकार बता दिए। फिर आप सबको बैलेंस करके कंक्लूजन सा लिख दोगे। तो क्या होता है पॉलिटिकल कल्चर, ये आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया और यूएस का फेडरलिज्म। सबसे पहले आपको यूएस और इंडिया के बारे में कुछ बातें लिख देनी है। जैसे यूएस और इंडिया पूरे विश्व के 2 सबसे प्रभावशाली राष्ट्र हैं। जो यूएस है वो सबसे पुराना लोकतंत्र है, और जो इंडिया है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। यूएस ने 1789 में अपना संविधान शुरू किया और भारत ने 1950 में अपना संविधान शुरू किया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उनके संविधान के बारे में, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। अब दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है कि दोनों के यहाँ पे संघवाद किस तरीके से अलग है। तो मैंने एक एक पॉइंट आपको बना के बताया है। अगर मैं बात करूं संशोधन की, तो जो यूएस का संविधान है, सुनते रहना, बाद में पढ़ लेना इसको, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यूएस का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है। और इसको जो बदलने की प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी संशोधन होगा उसमें स्टेट की राय लेनी पड़ेगी, 2/3 स्टेट की राय लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि जितने भी बदलाव हो रहे हैं सब में ही स्टेट की राय लेनी पड़े, ऐसा नहीं है भारत में। दूसरा डिफरेंस क्या है, सेंटर एंड स्टेट वर्किंग। जो अवशिष्ट शक्तियां होती है भारत के अंदर, जो रेजिडुअल पावर होती है, भारत में वो वाली पावर सेंटर के पास होती है, अमेरिका में वो पावर स्टेट के पास होती है। यानी अमेरिका में स्टेट ज्यादा पावरफुल है। यूनियन एंड सेसेशन, अमेरिका के अंदर क्या है, ना तो आप किसी राज्य के टुकड़े कर सकते, जैसे अपने यहाँ पे आंध्रा के करके तेलंगाना बना दिया, वहां ऐसा नहीं हो सकता। ना ही कोई राज्य यूएसए से अलग हो सकता, ना ही कोई नया राज्य शामिल हो सकता। भारत के अंदर क्या है, आप किसी राज्य के टुकड़े करके 2 राज्य, 3 राज्य या 3 को मिला के एक ऐसे बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई भी राज्य भारत से बाहर जाने की बात नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है दोनों देशों के बीच में, वो है रूल मेकिंग। रूल मेकिंग में क्या है, भारत के अंदर जो लोअर हाउस है वो काफी पावरफुल है, जो लोकसभा है वो काफी पावरफुल है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे जितनी भी सीटें होंगी वो पॉपुलेशन के हिसाब से होगी, जनसंख्या के हिसाब से होगी। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी, उतनी सीटें उस वाले देश की। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, वहां जो सीनेट, वहां के सीनेट की सीटें 100 है। हर राज्य से, चाहे कितनी भी पॉपुलेशन है नहीं है, हर राज्य से 2 सीट भरी जाएगी। 50 राज्य है, 100 सीट वहां के सीनेट में भरी जाती है, ठीक है। उसके बाद जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का एक अलग है, उसके पास स्टेट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रल लेवल के केसेस को ही देखता है। अमेरिका के अंदर स्टेट का खुद का सुप्रीम कोर्ट होता है और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जबकि भारत के अंदर पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पूरा अखंड सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, मतलब जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये स्टेट की बातें भी सुनेगा, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में,
रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या है? हमारा संविधान अब तक 106 बार बदला जा चुका है, वहां का संविधान केवल 27 बार ही बदला है, क्योंकि उनका संविधान बदलना काफी मुश्किल है, अपना संविधान बदलना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार की बात करें तो वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, वहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली। और अपने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, वहां पे प्रधानमंत्री पद नहीं है, यहाँ पे प्रधानमंत्री पद है। तो ये अगला डिफरेंस आ गया। उसके बाद दोनों का कंक्लूजन लिख देंगे कि हमें पता है, अच्छा सिटीजनशिप भी है, नागरिकता भी, आपको पता है अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, द्वैध नागरिकता है, द्वैध नागरिकता है, मतलब कि कोई व्यक्ति यूएस का नागरिक होने के साथ साथ किसी और देश का भी हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर व्यक्ति अगर नागरिक है तो वो केवल भारत का ही रहेगा, किसी और देश का बना तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ये सिटीजनशिप पे डिफरेंस है दोनों में। फिर एक कंक्लूजन लिख देंगे कि दोनों ही बहुत तरीके से अपने अपने देश को चला रहे हैं, दोनों की हिस्ट्री और चैलेंजेस अलग रहे हैं, जिसके कारण दोनों के फेडरल सिस्टम में, संघवाद में इतना अंतर है। तो इस तरीके से हम एक बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। अब एक नया सवाल है जो मैंने तुमको नहीं दिया था, पर मैंने तुमको न्यू सोशल मूवमेंट का एक क्वेश्चन दिया था। न्यू सोशल मूवमेंट यानी नव सामाजिक आंदोलन। अब नए नए सामाजिक आंदोलन में क्या हुआ है, जैसे पर्यावरण के आंदोलन बहुत चले हैं, कास्ट बेस्ड आंदोलन बहुत चले हैं, क्लास बेस्ड आंदोलन बहुत चले हैं। तो उन्हीं में से ही अगर कोई सवाल बन जाता है किस तरीके का, कि उदारीकरण के बाद की अवधि में आर्थिक गतिविधियों और उपभोग पैटर्न की उच्च सांद्रता के कारण भारत में पर्यावरण आंदोलन विफल हो गए। मतलब हर इंसान इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है, जिसके कारण पर्यावरण फेल हो गया। अगर ये ऐसी स्टेटमेंट कोई पूछ ली, इसको स्पष्ट करें, तो आप क्या लिखोगे? आप बताओगे कि उदारीकरण के बाद, उदारीकरण हुआ 1991 में, इसके बाद औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में, क्या भारत के अंदर भी तेज हो गया। आर्थिक वृद्धि और विकास बढ़ते, मतलब जोर शोर से बढ़ने लगा। शहरी बुनियादी ढांचे, रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब कसम भारत के लोग भी खा लेते हैं। फिर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की मांगे बढ़ती चली गई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, खनन, लॉगिंग, बड़े पैमाने पे कृषि पद्धतियां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब होने लगा, जिससे हमारा पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए हमने कुछ आर्थिक गतिविधियों के हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे करी जिससे एनवायरनमेंट पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी पर्यावरण और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें अपने को इसमें लिखनी है। उसके बाद सिविल लिबर्टी मूवमेंट के नेचर के बारे में बात की जा रही है। ये भी एक न्यू सोशल मूवमेंट है, सिविल लिबर्टी मूवमेंट। भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण करें। क्या है ये नागरिक? वे अधिकार जो सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ऐसे अधिकार जो हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक माने जाते हैं, उनको सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि कार्यपालिका जो है, जो मंत्री लोग हैं, वो मनमानी ना कर सके हमारे ऊपर, इसके लिए हमें कुछ अधिकार मिले हैं जो सिविल राइट्स कहलाते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम क्या कह रहा है? पहला नागरिक अधिकार आंदोलन था, जो हमने फ्रीडम फाइटर, जो हमने फ्रीडम के लिए लड़ाइयां लड़ी है, वो अपना सबसे पहला सिविल मूवमेंट था, ठीक है, क्योंकि हम अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों की डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको बताने की कार्यपालिका की मनमानी और भ्रष्टाचार की वृद्धि के कारण भारत के लोग अपनी नागरिक अधिकारों का यूज करते हैं। 1970 में हम लोगों ने नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश के आलोक में, यानी नागरिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए एक नया चरण शुरू किया था। आपातकाल वगैरह ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जहां पे इंसान को, जहां पे नागरिकों को ये लगने लगा कि हम जो है वो पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी आजादी हमसे छीनी जा रही है। तो जब कभी भी भारत के लोगों को ऐसा लगने लगा कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तो हम जो आंदोलन करते हैं उसको ही नागरिक आंदोलन कहते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ लेना एक बार आप, मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। उसके बाद न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स में न्यू सोशल मूवमेंट, नव सामाजिक आंदोलन ने कैसे जन्म लिया। तो आप यहाँ बता दोगे कि जो नव सोशल आंदोलन है, ये आंदोलन किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस अभियान कुछ समूह के लोग, कुछ विशिष्ट समूह के लोग बनाते हैं और कॉन्टिन्यूअसली प्रयास करते रहते हैं एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। भारत में अलग अलग तरीके के नव सामाजिक आंदोलन आए, जैसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब।
फिर वर्ग आधारित यानी क्लास पे बेस्ड जो होते हैं, ये अमीर का, ये गरीब का, जैसे कार्ल मार्क्स ने चलाया था। उसके बाद जाति आधारित आंदोलन जो कास्ट बेस्ड होता है, SC ST के लोग, दलित लोग जो चलाते हैं अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए। उसके बाद आदिवासी आंदोलन जैसे मुंडा, संथाल, ओरांव, ये सब आदिवासी आंदोलन चले थे। महिला आंदोलन जो पितृसत्तात्मक समाज से खुद को बचाना चाहती है। अब सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या होते हैं? एक तो ये परिवर्तनकारी होते हैं, मतलब कि जो लोग हैं उनके लक्ष्य को, उनकी व्यक्तिगत चेतना को बढ़ाना है और जिससे एक परिवर्तन आए सोसाइटी के अंदर। फिर सुधारवादी आंदोलन जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, उसको धीरे धीरे रिफॉर्म्स लेके आना, सुधार लाना, उसके लिए आंदोलन करना। क्रांतिकारी आंदोलन में ये कट्टरपंथी होते हैं, मतलब अपने ही जैसे साम्यवादी राज्य को स्थापित करने के लिए पूंजीवादियों से जो लड़ाई लड़ी गई। विशेषता क्या है नए सामाजिक आंदोलन की? विशेषता है ये निरंतर सामूहिक कार्यवाही है, लगातार ग्रुप जो है वो प्रयास करता रहेगा। एक ऐसे नेता की आवश्यकता होगी जो पूरे प्रदर्शन को संरचना, एक स्ट्रक्चर बनाएगा और सबकी एक कॉमन विचारधारा और कॉमन उद्देश्य होगा। इसके बाद मुझे आप लोगों ने ये भी कहा था मैडम एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बता देना। तो एग्जीक्यूटिव का एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, ऐसे ही लेजिस्लेचर से भी आ जाता है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश बनाने की क्षमता के ऊपर सवाल उठा कि क्या ये सही है, गलत है, इसको क्या कहते हैं। ये बात मान लीजिए सवाल ये है, भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का संतुलन बनाने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, कि जो इसकी शक्ति है इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इस पर टिप्पणी करनी है। ये क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123, इसमें ही भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर है। बता दोगे अध्यादेश क्या होता है? जब दोनों सदनों में से एक भी सदन नहीं है तो राष्ट्रपति जो कानून बनाता है उसको अध्यादेश कहते हैं। एक केस का नाम बता दिया, RC कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के इस अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है कि आपने ऑर्डिनेंस क्यों बनाया। ठीक है, इसमें क्या होता है? संविधान की मूल संरचना के रूप में पुष्टि की गई है कि धारा 50 के तहत शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन किया गया। क्या कह रहा है कि जब कभी भी इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है कोई कानून बना रहा है, प्रेसिडेंट कोई कानून बना रहा है, तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग है। तो जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की शक्ति को चेक करती है कि क्या ऑर्डिनेंस सही लगा नहीं लगा, आर्टिकल 50 का वायलेशन होता है। फिर संसद में जो भी विचार विमर्श या चर्चा होती है संबंधित कानून के प्रति लोगों को सच्ची विश्वसनीय और विश्वास प्रदान करता है, मतलब संसद में जो भी बहस होती है उससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। अध्यादेश तो एक अलोकतांत्रिक तरीका है, बस राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से अध्यादेश लगा दिया जो गलत है। जबकि संसद में जब बहस होती है तो लोगों को ये लगता है हाँ हमारे लिए बहस हो रही है और विश्वास है हमें कि कोई भी कानून गलत नहीं बनेगा। अध्यादेश तो एक आदमी लगा रहा है, वो अपने पर्पस फिल करने के लिए भी इसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, बहस और सहयोग से अन्य अछूते पहलुओं को भी कानून में शामिल कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कानून में शामिल नहीं होनी चाहिए, अगर उन पे बहस होती तो उनको मना कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि अध्यादेश में बहस नहीं होती तो किसी भी चीज को कानून में शामिल कर देते हैं। ठीक है, अध्यादेश बार बार जारी किए जाते हैं, इसे अध्यादेश राज कहते हैं। और DC वधवा वर्सेस यूनियन ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की कड़ी निंदा की थी कि एक अध्यादेश को बार बार मत लेके आओ, इससे तो कानून की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। फिर निष्कर्ष लगा देना कि अच्छा चलन नहीं है, विपक्ष को एक्टिव होना पड़ेगा, पर मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, विधायी प्रक्रियाओं का सम्मान करो, एक प्रक्रिया के अनुसार ही कानून बनाओ, तो ये सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही लेजिस्लेचर में मान लो संसद का कोई सवाल पूछ लेंगे तो इस तरीके से आपको सवाल बनेंगे। तो पॉलिटिकल कल्चर, न्यू सोशल मूवमेंट, ठीक है, ये जितने भी सवाल आपने मुझे बताए थे उन सबके आइडिया मैंने आपको दिए हैं, ये PDF आपको अभी मिल जाएगी। ठीक है, सो अभी ऐप पे मैं डाल दूंगी इसको और वीडियो को भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।